जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 4 को, जिसका नाम है द रैट ट्रैप और इसकी राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि एक गरीब चूहेदानी बनाने वाला व्यक्ति था जो चूहेदानियां बनाकर बेचता था। एक दिन वह किसी रास्ते पर चला जा रहा था और किसी व्यक्ति के घर जाके उसने रात में शरण मांगी। वहां पर उसने 3 क्रोनोर के नोट देखे। दूसरे दिन सुबह सोकर उठकर जब वह वहां से चला गया तो बाद में उसने वापस आकर चुपचाप वो नोट चुरा लिए और वो एक जंगल में चला गया। जंगल से उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब वो शरण लेने के लिए पास में एक भट्टी थी, वहां पर चला गया। अब इसके आगे निश्चित ही यह कोई साधारण बात नहीं थी कि गरीब बेघर आदमी जिनके पास रात बिताने के लिए कोई बेहतर शरण नहीं होती थी, वे भट्टी की तरफ आकर्षित होकर आ जाते थे और वे आग के सामने स्वयं को गर्म करने के लिए प्रयास करते थे। लोहारों ने उस बिना पूछे अंदर आने वाले व्यक्ति की तरफ केवल गैर सावधानी से देखा। वो देखने में वैसा ही लगता था जैसे कि दूसरे लोग लगते थे। लंबी दाढ़ी वाला, गंदा, फटे चिथड़े पहने हुए और उसकी छाती पर चूहेदानियों का एक गुच्छा सा लटकता रहता था। उसने रहने की अनुमति मांगी और मास्टर लोहार ने उसे एक शब्द भी सम्मान दिए बिना घृणास्पद सहमति व्यक्त की। उस आवारा आदमी ने कुछ भी नहीं कहा। वह वहां बात करने के लिए नहीं आया था, बल्कि केवल खुद को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था। उन दिनों राम्सजो आयरन मिल का मालिक एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोहे वाला था, जिनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वो अच्छे लोहे को बाजार में भेज दे। वो रात और दिन दोनों वक्त वहां निगरानी करने के लिए आता था कि काम जितना भी हो अच्छे से हो, और बिल्कुल उसी समय वो रात के निरीक्षण के लिए वहां भट्टी पर आया। स्वाभाविक रूप से उसने सबसे पहली बात ये देखी कि वो जो फटीचर हाल वाला व्यक्ति था, वो बड़े आराम से भट्टी के इतने पास आ गया था कि उसके गीले कपड़ों में से भाप उठ रही थी। उस आयरन मास्टर ने लोहारों वाले उदाहरण का अनुसरण नहीं किया, जिन्होंने अजनबी की तरफ देखने की कोई इच्छा नहीं की थी और उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वह उसके और नजदीक गया, ध्यान से उसको देखा, फिर उसको ठीक से देखने के लिए उसकी टोपी को खींचकर हटा दिया। निस्संदेह ये तो तुम हो, निल्स ओलॉफ, उसने कहा। तुम देखने में कैसे लग रहे हो? रैट ट्रैप वाले व्यक्ति ने राम्सजो लोहे वाले को पहले कभी नहीं देखा था और यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था, परंतु उसे लगा कि अगर वह श्रेष्ठ भद्र पुरुष उसे कोई पुराना परिचित समझता है तो शायद उसको 2 क्रोनर दे दे। इसलिए वो एकदम से उसका भ्रम नहीं तोड़ना चाहता था। हाँ, ईश्वर जानता है कि मेरी हालत खराब होती गई, उसने कहा। तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, आयरन मास्टर ने कहा। वही गलती थी। अगर मैं उस समय भी नौकरी में रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो अब तुम मेरे साथ मेरे घर निश्चित रूप से चल रहे हो। एक जमींदार की हवेली में जाना और एक पुराने रेजिमेंट के साथी की तरह समान मालिक से स्वागत प्राप्त करना, ये बात उस घुमक्कड़ व्यक्ति को कुछ खास अच्छी नहीं लगी। नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता, वह डरा हुआ सा बोला। उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। जमींदार के घर अर्थात हवेली पर जाना मतलब खुद को स्वेच्छा से शेर की मान में फेंकने जैसा होगा। वह तो सिर्फ भट्टी में सोने का मौका चाहता था और तब जहां तक संभव हो बिना किसी के पता लगे चुपचाप खिसक जाना चाहता था और जितना संभव हो चुपके से वो वहां से चले जाना चाहता था।
आयरन मास्टर ने यह सोचा कि शायद वो अपने पुराने कपड़ों और घटिया कपड़ों के कारण शर्म अनुभव कर रहा है। तो उसने क्या कहा, कृपया ऐसा मत सोचो, मेरा इतना अच्छा घर है कि तुम स्वयं को वहां नहीं ले जा सकते। उसने कहा, एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होगे। मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पर कोई नहीं है, मेरी सबसे बड़ी लड़की और मुझे छोड़कर। हम बस इतना कह रहे थे कि यह बहुत बुरा था कि हमारे पास क्रिसमस के लिए किसी का साथ नहीं है। अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को कुछ अधिक तेजी से खत्म करने में हमारी सहायता करो, मतलब हमारे घर चलकर भोजन करो। लेकिन अजनबी ने कहा, नहीं और नहीं और फिर से नहीं। और आयरन मास्टर ने देखा कि अब उसे हार माननी होगी। ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल आज रात तुम्हारे साथ ठहरना ही उचित समझता है, स्टर्जन स्टॉर्म, उसने मुख्य लोहार से कहा और वहां से वो वापस चला गया। लेकिन वह जाते जाते खुद पर हंसा और लोहार, जो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था, समझ गया था कि उसका इस विषय में अंतिम मत नहीं था। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि भट्टी के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज उन्हें सुनाई दी और एक नया मेहमान अंदर आया, पर इस बार वो लोहार नहीं था। उसने अपनी बेटी को भेजा था। जाहिर है कि उसे उम्मीद थी कि उसके पास वशीकरण की बेहतर शक्तियां हैं। वह आई और उसके पीछे पीछे हाथ में एक बड़ा फर कोट लिए एक नौकर था। वह बिल्कुल सुंदर नहीं थी, पर वह विनम्र और शर्मीली लग रही थी। भट्टी में सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले शाम को था। उस्ताद लोहार, मास्टर लोहार और उसके सहायक अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे और लोहा और कोयला अभी भी चूल्हे में दहक रहे थे, जल रहे थे। अजनबी फर्श पर फैलकर लेट गया और अपने सिर के नीचे कच्चे लोहे का एक टुकड़ा रख लिया और अपनी टोपी से उसने अपनी आंखों को ढक लिया। जैसे ही उस युवती की नजर उस पर पड़ी, वह उसके नजदीक गई और उसकी टोपी हटा दी। उस आदमी की आदत एक आंख खोलकर सोने की थी। अचानक से वो उछलकर खड़ा हो गया और बहुत डरा हुआ लग रहा था। मेरा नाम एडला विल्मिंसन है, उस युवती ने कहा। मेरे पिता घर आए थे। मेरे पिता ने घर आकर कहा कि आप आज रात को यहाँ भट्टी पर सोना चाहते हैं और तब मैंने यहाँ आने की और आपको घर ले जाने की आज्ञा मांगी। कैप्टन, मुझे बड़ा दुख है कि आप मुसीबत में हो। उसने उसे दया की दृष्टि से देखा और फिर उसने देखा कि वो आदमी डर गया था। या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वह जेल से भागकर आया है, उसने सोचा। उसने सोचा था और फिर जल्दी से उसने कहा, कैप्टन, आप विश्वास रखें, आप उतनी ही आजादी से हमसे दूर जा सकेंगे जिससे आप यहाँ आए हैं। कृपया क्रिसमस की पूर्व संध्या तक हमारे साथ रुकें। उसने यह ऐसे मैत्रीपूर्ण ढंग से कहा कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को उस पर अवश्य ही विश्वास हुआ होगा। यह बात कभी मेरे ख्याल में न आई थी कि मिस आप स्वयं मेरे बारे में इतना कष्ट उठाएंगी। वह बोला, मैं तुरंत ही चलूंगा। उसने फर के कोट को स्वीकार किया जो नौकर ने उसे बड़े झुककर अदब के साथ दिया। उसे अपने चिथड़ों के ऊपर पहन लिया और चकित आश्चर्यचकित लोहारों की तरफ कोई नजर डाले बिना वह उस युवा महिला के पीछे पीछे गाड़ी तक चला गया। पर जब वह जमींदार की तरफ गाड़ी में सवार होकर जा रहा था, उसे बहुत बुरा अपशकुन महसूस हुआ। भला मैंने क्यों इस आदमी का धन लिया, उसने सोचा। अब मैं एक जाल के अंदर बैठा हूं और कभी इसके बाहर नहीं निकल सकूंगा।
अगला दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और जब लोहार नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो शायद बड़े संतोष से उसने अपने पुराने फौजी साथी के बारे में सोचा जो उसे इतने अजीब अप्रत्याशित तरीके से मिल गया था। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा सा मांस चढ़ जाए, मतलब वो थोड़ा मोटा हो जाए, वह अपनी पुत्री से बोला जो मेज पर व्यस्त थी। और फिर हमें ये देखना होगा कि उसे काम मिल जाए बजाय इसके कि चूहेदान बेचता हुआ वह सारे इलाके में पूरे देश में घूमता रहे। ये बहुत अजीब बात है कि उसकी स्थितियां इतनी गिर गईं। बेटी बोली, पिछली रात मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई भी ऐसी चीज थी जिससे ये पता चले कि कभी वह शिक्षित व्यक्ति रहा है। मेरी प्रिय पुत्री, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, पिता ने कहा। जैसे ही वह साफ सुथरा और ढंग के कपड़े पहनकर आएगा, तुम्हें वह कुछ अलग दिखाई देगा। पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। आवारा कपड़ों के साथ ही उसके आवारा तौर तरीके भी चले जाएंगे। जैसे ही उसने कहा कि दरवाजा खुल गया और अजनबी अंदर आया। हाँ, अब वह वाकई साफ सुथरा था और अच्छे कपड़े पहना था। नौकर ने उसे नहलाया था, उसके बाल काटे और दाढ़ी बनाई थी। इसके अतिरिक्त वह लोहे वाले सुंदर सूट पहना हुआ था और एक सफेद कमीज और कलफ लगाकर कॉलर तथा पूरे जूते पहने हुए था। लेकिन हालांकि उसके मेहमान को अब इतने अच्छे ढंग से संवारा गया था, लोहे वाला खुश नजर नहीं आ रहा था। उसके माथे पर भ्रकुटी डालकर उसे देखा और यह समझना आसान था कि जब उसने अजनबी को भट्टी की हल्की रोशनी में देखा था, शायद उससे गलती हो गई थी। परंतु अब जबकि दिन के खुले प्रकाश में वह उसके सामने खड़ा था, उसे भ्रमित होकर कोई पुराना परिचित समझना असंभव था। अब वह समझ गया था कि उससे गलती हुई है। इसका क्या मतलब है? वह दहाड़ कर बोला। अजनबी ने कुछ और दिखाने की कोशिश करने की कोई प्रयास नहीं किया। उसने तुरंत ही समझ लिया कि अब इन सब शानो शौकत का अंत आ गया है। श्रीमान, मेरी कोई गलती नहीं है, वह बोला। मैंने कभी भी एक गरीब होने के अतिरिक्त कोई और दावा नहीं किया और मैंने तर्क दिया और प्रार्थना की कि मुझे भट्टी पर रहने दिया जाए। पर कोई हानि नहीं हुई है। मैं फिर से अपने चिथड़े पहनकर जा सकता हूँ। खैर, लोहे वाला बोला, फिर भी बात पूरी ईमानदारी से भी नहीं हुई थी। मतलब तुमने पूरी ईमानदारी से बताया भी नहीं था। यह बात तुम्हें भी स्वीकार करनी होगी और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी यदि शेरिफ इस विषय में कुछ कहना चाहे। उस आवारा व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना मुक्का मेज पर मारा। अब मैं बोलता हूँ कि लोहे वाले की चीजें कैसी हैं, वह बोला। यह सारा संसार एक चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आपके सामने जो भी अच्छी वस्तुएं प्रस्तुत होती हैं, वे पनीर के छिलके और पोर्क यानी सुअर के मांस के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है, जिन्हें किसी लाचार व्यक्ति को मुसीबत में खींचने के लिए लटकाया जाता है। और अब अगर शेरिफ आता है और मुझे इस बात के लिए जेल में बंद कर देता है, तो मिस्टर लोहेवाला, आप इतना अवश्य याद रखें कि ऐसा दिन आ सकता है कि जब आप खुद पोर्क का कोई बड़ा टुकड़ा पाना चाहें और तब आप जाल में फंस जाएं। लोहे वाला हंसने लगा। मेरे प्यारे, यह बात कोई बुरी तरह से नहीं कही गई। शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हम शहर को रहने ही दें, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर चले जाओ। लेकिन जब वह आदमी दरवाजा खोल रहा था, तो उसकी बेटी बोली, मेरे ख्याल से आज उसे हमारे साथ ठहरना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह जाए। और इसके साथ ही वो गई और दरवाजा बंद कर दिया। तुम क्या कर रही हो? उसके पिता ने कहा। पुत्री,
वहीं शर्मिंदा होकर खड़ी रही और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या उत्तर दे। उस दिन सुबह वह यह सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि एक गरीब, भूखे और अभागे व्यक्ति के लिए घर जैसी और क्रिसमस जैसी व्यवस्था करने जा रही है। वह एकदम से इस विचार से अलग नहीं हो सकती थी और यही कारण था कि उसने उस आवारा की पैरवी की। मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, वह युवा लड़की बोली। पूरे साल भर ये चलता ही रहता है और शायद पूरे देश में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ इसका स्वागत किया जा सके और इसे घर जैसा महसूस हो सके। जिधर भी वह जाता है उसे भगा दिया जाता है। उसे सदा गिरफ्तार होने और सवाल पूछे जाने का डर सताता रहता है। मैं चाहती हूँ कि वह यहाँ हमारे साथ एक दिन शांति का गुजार ले। पूरे साल में सिर्फ एक दिन उसे शांति का मिले। लोहे वाला अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ बड़बड़ाया। वह उसका विरोध करने का साहस न कर सका। माना कि ये सब एक गलती थी, वह बोलती गई, पर फिर भी मैं नहीं सोचती कि हमें ऐसे एक आदमी को भगा देना चाहिए जिसे हमने यहाँ आने के लिए कहा है और जिसको हमने क्रिसमस की खुशी देने का वादा किया है। जिसे क्रिसमस की खुशी देने का वादा किया है। तुम तो फादर से भी अधिक बुरा उपदेश देती हो, लोहे वाला बोला। मैं केवल ये आशा करता हूँ कि तुम्हें इस बात के लिए पछताना न पड़े। युवा लड़की ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक ले गई। अब बैठ जाओ और खाओ, वह बोली, क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिता ने हार मान ली थी। चूहेदानी वाला व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोला। वह केवल बैठ गया और अपना खाना खाता रहा। समय समय पर वह उस युवा लड़की को देख लेता था जिसने उसके पक्ष में पैरवी की थी। उसने ऐसा क्यों किया था? क्या पागलपन भरा विचार इसके पीछे हो सकता था? इसके बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या रैम्सजो में वैसी ही गुजरी जैसी कि वह सदा गुजरती थी। अजनबी किसी परेशानी का कारण नहीं बना क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ नहीं किया। दोपहर के बाद का सारा समय उसने एक गेस्ट रूम के सोफे पर पड़े लगातार सोते हुए गुजारा। दोपहर में उन्होंने उसे क्रिसमस के अच्छे भोजन में अपना हिस्सा लेने के लिए जगाया, लेकिन उसके बाद वो फिर से सो गया। ऐसा लगता था कि बहुत वर्षों से इतनी शांति और सुरक्षा उसे नहीं मिली और वह कभी इतने आराम से नहीं सोया जैसे कि उसे रैम्सजो में मिली थी। शाम को जब क्रिसमस ट्री को रोशनी से सजाया गया, तब उसे फिर से जगाया गया और वह कुछ देर तक पलकें झपकता हुआ ड्राइंग रूम में ऐसे खड़ा रहा मानो मोमबत्ती की रोशनी उसे चुभ रही हो, परंतु उसके बाद वह फिर से गायब हो गया। 2 घंटे बाद उसे फिर से एक बार जगाया गया। तब उसे नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा और क्रिसमस की मछली और दलिया खाना पड़ा। जैसे ही वे मेज से उठे, उसने एक-एक करके वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के पास जाकर धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा। पर जब वह युवा लड़की के पास आया, तो लड़की ने उसे बताया कि उसके पिता की इच्छा थी कि जो सूट वह उसने पहना हुआ है, वह उसके लिए क्रिसमस का उपहार है और इसे वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसे वापस करने की उसे कोई जरूरत नहीं और अगले क्रिसमस की पूर्व संध्या को वह ऐसी जगह बिताना चाहे जहां वो शांति और आराम कर सके और इस विश्वास से रह सके कि उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, तब उसका यहाँ पुनः स्वागत है, मतलब वो यहाँ दोबारा आ सकता है। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल बहुत ज्यादा आश्चर्य से उस यंग लड़की को देखता रहा। अगली सुबह आयरन वाला और उसकी पुत्री क्रिसमस के धार्मिक कार्य को करने के लिए प्रायः जल्दी ही जाग गए। उनका मेहमान अभी सोया हुआ था और
उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जब लगभग 10 बजे वे गाड़ी में बैठकर चर्च से वापस आ रहे थे, तब युवा लड़की ने सामान्य की अपेक्षा और अधिक उदासी से अपना चेहरा रखा हुआ था। चर्च में उन्हें पता चला कि लोहे की फैक्ट्री में काम करने वाले एक पुराने मजदूर के घर में एक ऐसे आदमी ने चोरी कर ली है जो जगह जगह घूम घूम कर चूहेदानियां बेचा करता था। हाँ, वह वही अच्छा व्यक्ति था जिसे तुमने घर में रहने दिया है, उसका पिता बोला। मुझे अब नहीं पता इस समय तक कितनी चांदी की चम्मचें अलमारी में बची होंगी। मतलब उन्हें डर था कि उस चूहेदानी बेचने वाले ने उनके घर में चांदी के चम्मच चुरा लिए होंगे। गाड़ी सामने की सीढ़ियों के आगे मुश्किल से रुकी होगी जब लोहे वाले ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी वहीं है। उसने ये भी कहा कि वह चर्च में सुनकर आया है कि वह आदमी चोर है। नौकर ने उत्तर दिया कि वह आदमी जा चुका है और ये भी कि वो अपने साथ कोई भी चीज लेकर नहीं गया है। इसके विपरीत वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़कर गया है जिसे मिस विल्मनसन कृपया एक क्रिसमस की गिफ्ट समझकर स्वीकार करें। उस युवा लड़की ने पैकेट खोला जो इतनी बुरी तरह लपेटा गया था कि उसके अंदर का सामान तुरंत ही नजरों के सामने आ गया। खुशी की एक छोटी सी चीख उसके मुंह से निकल गई। उसने देखा कि उस पैकेट में एक छोटा सा चूहेदान था और इसमें 10 क्रोनर वाले 3 नोट मुड़े हुए थे। परंतु इतना ही काफी नहीं था। चूहेदानी के अंदर बड़े बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ एक पत्र भी था। सम्माननीय और श्रेष्ठ मिस साहिबा, क्योंकि आपने सारा दिन मुझसे ऐसा अच्छा व्यवहार किया है जैसे मानो मैं कोई कैप्टन हूँ, और इसीलिए इन सब के बदले में मैं आपके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं असली कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के अवसर पर आपको एक चोर के द्वारा शर्मिंदगी उठानी पड़े, बल्कि आप ये धन सड़क के किनारे रहने वाले बूढ़े व्यक्ति को दे सकती हो, जिसके धन की थैली गरीब आवारा लोगों के लिए दाने की तरह खिड़की की चौखट से लटकी रहती है। यह चूहेदानी उस चूहे की तरफ से एक क्रिसमस गिफ्ट है जो इस संसार के चूहेदान में फंस गया होता अगर उसे उठाकर कैप्टन न बनाया गया होता, क्योंकि इसके कारण उसके अंदर स्वयं को कलंक रहित करने की शक्ति आ गई। लिखा गया मैत्री भाव से और बड़े सम्मान से, कैप्टन वॉन स्टेल के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। Thank you for watching the video.